नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के क्राइम एपिसोड में। जी हाँ, ये एक क्राइम एपिसोड है और ये कहानी अजमेर की है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा स्टोरी कैसी लगी, आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको शाउट आउट दूंगा। और साथ में पिछली बार का शाउट आउट है अमित बोहरा का, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड से वीडियो देख रहे हैं। ही इज़ माई कज़न फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि थैंक यू अमित फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। और लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कहानी। जो कहानी है मेरठ की है। मेरठ में एक छोटा सा कस्बा है किशनगढ़। ये एशिया का सबसे बड़ा संगमरमर का मार्केट है। मतलब इतना बड़ा है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े शोरूम्स मिल जाएंगे आपको, इवन मॉल्स मिल जाएंगे संगमरमर के, यानी कि मार्बल के। इसी किशनगढ़ जो जगह है, इसमें भवानी शंकर शर्मा जी रहा करते थे, जो कि एक बहुत ही फेमस मार्बल की शॉप के ओनर थे। वो अपनी पत्नी निधि उनके साथ रहते थे, लेकिन वो अपने पत्नी के साथ माँ बाप से अलग रहते थे। लाइक एक जगह उनके माँ बाप रहते थे और एक जगह निधि और शर्मा जी और उनका बच्चा रहा करता था साथ में। जो निधि शर्मा थी, यह हमेशा एक बात को लेकर के लड़ती थी अपने हस्बैंड से, भवानी जी से, कि वो अपने माँ बाप के बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये नहीं चाहती थी कि इनका जो बेटा है ये अपने माँ बाप से ज़्यादा बातचीत करे या ज़्यादा घुले मिले। इवन जब भी वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाते थे तो वापस आने पर जो निधि थी बहुत बहस करती थी, झगड़ा करती थी। महीने में एक ही बार मिलने जाते थे, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था इस बात को लेकर के कि पत्नी जो है पति से कहती थी तुम अपने माँ बाप से मिलना इतनी दफ़ा क्यों जाते हो। तो इस वजह से ना घर का जो माहौल था इट वाज वेरी नेगेटिव। मतलब हमेशा एक तनाव का माहौल रहता था घर पे। अब भवानी जी इस चीज़ से इतना डिप्रेस्ड हो गए थे कि उनको लगता था कि यार वो जी नहीं रहे हैं, बस वो दिन काट रहे हैं, बस उनको कैसे भी मतलब अपने दिनचर्या निकालनी है। वो इतना डिप्रेस्ड हो चुके थे। अभी इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच में इतने झगड़े थे, लेकिन फिर भी ना इन दोनों में प्यार की कोई कमी नहीं थी। ये सच में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब डेट आती है 4 मई 2003। सुबह का टाइम था। भवानी शंकर के पिताजी थे दुर्गा प्रसाद। सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ उन्हें अखबार पढ़ने का बहुत शौक़ था। दुर्गा प्रसाद जी सुबह बैठे, उन्होंने हाथ में चाय की कप ली, अखबार पढ़ा और जैसे वो खोल रहे थे, पढ़ रहे थे, पहला पन्ना पलटा, दूसरे पन्ने में जो न्यूज़ देखी उसे देखते ही उनके हाथ पांव फूल गए। वो इतने झटके में आ गए थे कि जो उनके हाथ में कप था वो हाथ से छूट गया और फर्श पे आकर के वो कप टूट गया। आखिर ऐसा क्या इंसिडेंस हुई थी कि उस अखबार के आर्टिकल में जिससे वो अंदर से इतना हिल गए थे। तो ये कहानी जाती है अब 2 महीने पीछे। डेट थी 28 अप्रैल 2003। जी हाँ, 22 साल पुराना केस है, 22-23 साल पुराना। तो अजमेर पुलिस को अचानक से एक कॉल आया। उस ज़माने में क्या था ना कि फ़ोन मोबाइल तो होते नहीं थे, तो लोग जो पीसीओ वाले होते हैं कॉल, उससे फ़ोन करते थे। तो फ़ोन कम आते थे, इसलिए हर एक कॉल को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो एक कॉलर ने बताया कि अजमेर में एक कुएं के पास एक बोरी में कोई लाश पड़ी हुई है, और उसने ये कहा कि थोड़ी ही दूर नदी के पास में एक नदी है, वहाँ पर एक प्लास्टिक बैग में आपको एक सर भी मिलेगा। और उस कॉलर ने ये भी बताया कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आसपास खून से सने कपड़े भी मिलेंगे आपको। अब पुलिस वाले और कुछ सवाल जवाब कर पाते, उससे पहले फ़ोन कट गया। जब पुलिस वाले ने कॉल बैक किया तो लगा ही नहीं कॉल। अब पुलिस वालों को लगा कि भाई सीरियसली ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें तफ्तीश करनी चाहिए। इन्होंने आनन फानन में फटाफट उस लोकेशन की तरफ वो लोग बढ़ लिए। उस कॉलर ने जो जगह बताई थी उन्हीं सब जगह जा करके पुलिस वालों ने जांच करना शुरू किया। वो लोग एक कुएं के पास पहुंचे, जैसा कॉलर ने बताया था। वहाँ पर एक बोरा पड़ा हुआ था। उस बोरे में ना ऊपर से कुछ लाल भी लगा था, जिसे देख करके पुलिस वालों को शक तो हो गया कि भैया जो कॉलर ने जो चीज़ कही थी शायद वो सच है। और जैसे ही पुलिस वाले ने उस बोरे को खोला तो अंदर देखा कि बिना सर की एक लाश उस बोरे के अंदर पड़ी हुई है। तो कॉलर की बात तो सही निकली। इसके बाद जो पुलिस वाले थे वो उस नदी की तरफ बढ़े, जैसा कॉलर ने कहा था। वहाँ पर एक पॉलीथीन बैग के अंदर कुछ लाल सा दिख रहा था। तो एक कांस्टेबल ने ऐसे लाठी से चेक किया कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे ही लाठी से चेक किया तो ये कन्फर्म हो गया कि इसके अंदर वाकई में कुछ है। जैसे पुलिस वालों ने प्लास्टिक खोला, बैग खोला, अंदर से एक सर मिला। और ये देखा कि जो सर मिला है उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है। इसलिए जलाया गया था ताकि आइडेंटिफाई न कर पाए पुलिस वाले कि भाई ये किसकी लाश है। अब आसपास के जंगल जो थे वहाँ पर छानबीन शुरू हो गई। उन्हें ये भी याद था कि ये जो कॉलर था उसने ये भी बताया था कि एक पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक बैग है, जिसके अंदर कुछ खून से सने हुए कपड़े भी हैं।
जैसे उस बैग की ढूंढ खोज शुरू हुई, वो बैग भी मिल गया और उस बैग के अंदर वाकई में खून से भरे हुए कपड़े थे। अब जो पुलिस वाले थे उन्होंने उस अज्ञात आदमी जिसने डिटेल्स दी थी वो तो उसके बारे में पता नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने इस बॉडी को जो टुकड़े थे उन सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठा कि जो इंसान था कॉल करने वाला, जिसने सारी इन्फॉर्मेशन दी, था कौन, इसे कैसे पता है ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में, कहीं इस इंसान का कत्ल तो नहीं हुआ, इस इंसान के साथ क्या हुआ, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री टाइप की हो गई थी पुलिस वालों के सामने, जिसको इनको डिस्क्लोज करना था। अब किस तरह से किया इन लोगों ने वो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो 3 चीज़ें क्लियर हो गई कि पहली बात तो इसे नशे वाली कोई चीज़ पिलाई गई थी या खिलाई गई थी खाने में। दूसरा ये था कि इसके सर पे किसी हैवी ऑब्जेक्ट से मारा गया था। तीसरा, इसका बाएं दांत, जबड़ा और आँख के नीचे पर को स्टील की कोई चीज़ और थी। ये एक अहम चीज़ है, भूलना मत। अब 1 हफ्ता बीत आया, पुलिस वालों को समझ में आ गया कि ये जो इंसान है इसकी शिनाख्त कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मर्डरर ने इतनी ब्रूटल तरह से मारा था कि उसकी पहचान ही नहीं हो पा रही थी कि ये है कौन। तो पुलिस वालों ने क्या किया कि एक फेस रिकन्स्ट्रक्शन के मदद से एक फेस बनाया और उसकी फ़ोटो अखबार में दी और जो बॉडी की डिटेल्स थी वो सब अखबार में डाली कि अगर कोई किसी परिचित में इस तरह का इंसान जानता है तो हमसे संपर्क करें। यही वो आर्टिकल था जिसे पढ़ करके दुर्गा प्रसाद जी के हाथ से चाय की कप छूट गई थी, क्योंकि वो जो डिटेल्स थी वो उनके बेटे से काफ़ी हद तक मैच होती थी। उनको ये डर था कि उनके बेटे के साथ शायद कुछ खतरनाक हो गया है, कुछ बहुत ही गलत हो गया है। और उनको ये भी पता था कि बचपन में उनका जो बेटा था भवानी प्रसाद, उसको चोट लगी थी खेलते खेलते, तो उसकी बाईं आंख के नीचे एक स्टील का तार बिठाया गया था। तो इस बात से जो दुर्गा प्रसाद जी थे उनको ये शक हो रहा था कि कहीं जो डेड बॉडी मिली है, अज्ञात शव मिला है, ये उनके बेटे भवानी प्रसाद की तो नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उसके पापा को अचानक से इतना शक क्यों हो रहा था कि कहीं ये लाश जो है मेरे बेटे की तो नहीं है। एक्चुअली बहुत दिनों से उनके बेटे ने अपने माँ बाप से बात नहीं की थी। 25 अप्रैल 2003 से भवानी जो है अपने माँ बाप से सिर्फ 25 अप्रैल को मिलने आया था, उसके बाद आया नहीं अभी तक। उनकी चिंता में डूबना लाजमी था, क्योंकि हर 15 या 10 दिन में भवानी प्रसाद जो थे वो अपने माता पिता से संपर्क करते थे, कॉल करते, लेकिन एक बहुत लंबा अरसा बीत गया था जहाँ पर भवानी प्रसाद ने अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं किया था। इसीलिए उनके माता पिता की शक की सुई जो थी वो बार बार इस बात पर अटक रही थी कि वो जो लाश है कहीं वो उनके बेटे की तो नहीं है। अब जब उन्होंने पता किया कि भाई कहाँ है क्या है, तो ये पता चला कि जो भवानी प्रसाद है ये ना ऑफिस जा रहा है ना शॉप पे जा रहा है, इसका कुछ आता पता नहीं है, और जो उसकी बीवी है निधि वही सब संभाल रही है। अब चिंता हुई माता पिता को, तो उन्होंने कॉल किया और इससे पूछा लेडी से कि भाई हमारा बेटा कहाँ है और बताओ। वो ना ऑफिस आ रहा है ना उससे कोई संपर्क हो पाया। अब यहाँ पर जो जवाब था निधि का वो सुन करके इसके माँ बाप को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि निधि ने कहा था कि अरे भाई मुझे क्या पता तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम खुद से ढूंढ लो, शायद वो किसी और औरत के साथ मस्ती कर रहा है, अब उसे मैं रास नहीं आती हूँ, उसे शायद उसका कोई बाहर चक्कर है। निधि ने ये बात उसके माँ बाप से बोली, और उसके जो माँ बाप थे भवानी प्रसाद के, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा शॉक्ड नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बात को लेकर के अक्सर जो इनकी बहू का रवैया था वो ऐसा ही रहता था। वो हमेशा चिड़चिड़ा करके बात करती थी और टेढ़े ही लफ्ज़ों में उनसे हमेशा बात किया करती थी। अब जो दुर्गा प्रसाद जी थे ना, उन्होंने अपने एंड से बहुत सारी चीज़ें पता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं भी ये पता नहीं चल पाया कि उनका बेटे कहाँ है, उनका बेटा ठीक है या नहीं है। अब जो निधि शर्मा थी वो चुप थी, तो इसकी 2 चीज़ थी, या तो उसको पता है या तो नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं था, निधि शर्मा जो है वो भी अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। 3 मई 2004 में जब ये न्यूज़ आर्टिकल उनके पापा ने पढ़ी, तो उन्होंने अपने 3 बेटे, बहू, सबको कॉल करके बताया कि उन्होंने अखबार में अभी क्या न्यूज़ पढ़ी है और उनका बेटा भी इतने समय से गायब है। तो उन्होंने ये बात सबको बताई और सब लोग मिल करके दुर्गा प्रसाद जी के घर पे पहुंच गए, ताकि ये जो मिल करके पुलिस स्टेशन जा सकें। जब ये सब लोग मिल करके पुलिस स्टेशन पहुँचे तो दुर्गा प्रसाद जी ने पुलिस वालों को बताया कि उनका जो बेटा है वो 8 दिन से लापता है, और उनके बेटे की भी जो आँख के नीचे पर एक स्टील की प्लेट डाली गई थी बचपन में। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बताना क्योंकि मैंने अखबार में अभी आर्टिकल पढ़ा है कि एक अज्ञात शव मिला है इस तरह से।
तो उन्होंने परिवार वालों ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें एक बार लाश दिखा दीजिए तो हम शिनाख्त कर सकते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने ये बताया कि एक्चुअली लाश की बहुत बुरी हालत हो गई थी, सड़ गई थी, बदबू आ रही थी उससे, इसलिए हमने उसे एक प्रॉपर अंत्येष्टि कर दी है और उसका अंतिम संस्कार हम लोगों ने कर दिया है। अब सब लोग भाई शॉक्ड थे और मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज़ भगवान ये भवानी ना हो, ये कोई और हो। सबके गले सूखे हुए थे। और वहीं उनकी जो पत्नी थी निधि, वो पुलिस स्टेशन में खड़ी थी एकदम शांत और खुद को संभाले हुए, इस तरह से दिख रही थी वो। अब पुलिस वालों ने एक और ऑप्शन दिया, कहा कि जो क्राइम सीन में जो सामान मिला है आप एक बार उस पर नज़र डाल लें तो क्या पता आपको पता चल जाए कि ये सामान आपके बेटे का है या नहीं है। अब जब दुर्गा प्रसाद जी को पुलिस वालों ने वो सब कपड़े दिखाए खून से सने हुए और जितनी भी चीज़ें प्लास्टिक बैग में मिली थी, तो ये दुर्गा प्रसाद जी ने देखते ही पहचान लिया और वो रोना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरा बेटा भवानी ही है। और यहाँ पर जो निधि शर्मा थी वो भी रोने लग गई और उसने रोते रोते पुलिस वालों को बताया कि जी हाँ, ये मेरे पति का ही सारा का सारा सामान है, ये कपड़े उन्हीं के हैं। और इसके बाद पुलिस वालों ने गहन जांच शुरू कर दी है जानने के लिए कि भवानी के साथ ऐसा किसने किया, क्यों किया और कब हुआ ये सब। पुलिस वालों ने सबसे अलग अलग तरह से जांच की, पूछताछ की और हर एक छोटी छोटी डिटेल्स, उसके इतिहास के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसके कहाँ कहाँ धंधे थे, किस किस से दुश्मनी थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। वो एक कड़ी बनाना चाहते थे, एक कड़ी जोड़ना चाहते थे, एक खाका बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू वो लोगों तक, सही क्रिमिनल तक पहुँच सके। पुलिस वालों को एक बात पता थी कि भले ही परिवार वाले कपड़े देख करके बोल रहे हैं कि भवानी है, लेकिन कोर्ट में प्रूफ करना बिना कोई सख्त सबूत के साथ लॉजिकल नहीं था। अब ये पुख्ता करने के लिए उनके पास एक ही चीज़ थी, वो स्टील का तार। तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने सबसे पहले भवानी प्रसाद जी के जो पापा थे दुर्गा प्रसाद, उनसे पूछताछ की और उनसे पूछा कि ये जो स्टील का तार इसके आँख के नीचे लगाया था वो कहाँ लगवाया था, कब लगवाया था। डिटेल जब पता चली तो पुलिस वालों ने सबसे पहले डॉक्टर शिव शंकर शाह को कॉल किया दिल्ली में। तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्होंने राजस्थान में आज तक उनके करियर में सिर्फ 3 ऐसे ऑपरेशन किए हैं और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये भी पुष्टि कर दी कि हाँ, एक बच्चा था भवानी प्रसाद नाम का, उसके मैंने ये ऑपरेशन किया था। तो इस बात से पुष्टि हो गई कि जो शव था वो भवानी प्रसाद का ही था और अब तो डॉक्टर ने भी कंफर्मेशन दे दी थी। लेकिन सब लोग अब ये सोच रहे थे कि भाई भवानी प्रसाद के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, किसने किया। तो पुलिस वालों ने अब शुरू से शुरुआत की तो उन्होंने पता चला कि जो भवानी था वो बहुत बड़ा एक बिजनेस चलाते थे मार्बल का किशनगढ़ में। और जो किशनगढ़ है वो राजस्थान से करीब करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है और जो किशनगढ़ है एशिया के सबसे बड़े मार्बल मार्केट्स में आता है। पुलिस वालों को पता चला कि शादी के बाद जो भवानी है वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अब अलग घर में रह रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं। और आर्थिक मदद भवानी प्रसाद अपने पिता को दिया करते थे, अपनी माता को दिया करते थे। इसी बात से चिढ़ करके जो इनकी पत्नी थी निधि, उनमें और भवानी प्रसाद में आपस में बहुत झगड़ा हुआ करता था घर में। ये झगड़ा था अपनी जगह पे, लेकिन इस बात को लेकर के दोनों कभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुए। झगड़े अपनी जगह होते थे लेकिन प्यार प्रेम अपनी जगह था। अब सबसे पहले ये जो कहानी सुनी तो पुलिस वालों को शक हुआ निधि शर्मा पर, जो कि भवानी की पत्नी थी। डेथ से पहले निधि के भाई के बीच में और मतलब जीजा साले में, इन शॉर्ट कहा जाए, काफ़ी झगड़े हुए थे पहले। तो जब ये सारी बातें हुई चीज़ें, तो पुलिस वालों ने निधि और उसके भाई यानी कि जो साला था और इसकी पत्नी, भवानी जी की पत्नी को हिरासत में ले लिया और इनसे पूछताछ करनी शुरू की। पहले तो ये दोनों मना करते रहे पुलिस वालों के सामने कि हम कुछ नहीं जानते, हम ये वो। लेकिन पुलिस वालों ने फिर थोड़ा सा दबाव डाला और जो उसका भाई था जिससे झगड़ा हो चुका था कई बार भवानी जी का, उसको ये कहा कि देख भाई, तू जल्दी बता, नहीं तो फिर हम 3rd डिग्री शुरू करेंगे जिसमें मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं, तो फिर इंसान ही है। तो अपने भाई को तकलीफ में फंसते हुए देख करके रट्टू तोते की तरह निधि ने बोलना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर निधि ने कन्फेस किया कि हाँ, मैंने ही अपने पति को मारने की जो साजिश है उसको रचा है। तो पुलिस वाले ने कहा कि अब तुम्हारा मोटिव बताओ, क्यों मारा और कैसे मारा। अब उसने पूरी कहानी बताना शुरू की निधि ने। तो जो बताया उसे सुन करके पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए कि यार, ये तो कुछ नई चीज़ ही पता चली। तो निधि ने ये बताया कि जो भवानी प्रसाद था उसका ड्राइवर था अशोक। वो अपनी कार की EMIs को लेकर के, अपने
रोज़मर्रा के खर्चे को लेकर के बहुत परेशान था। जो निधि थी, जब उसको अपने ड्राइवर के बारे में जो प्रॉब्लम है पता चली, तो वो ड्राइवर से मिलने के लिए गई और उसने उसे ये ऑफ़र दिया कि देख, सारे फाइनेंसेस और पेपर सब मैं संभाल लूँगी, तुझे कुछ भरना नहीं पड़ेगा, तुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दूँगी, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। उसने कहा कि तुझे भवानी को मारने में मेरी मदद करनी होगी। उसे बहुत सारे लुभावन बातें बोली कि तू सेट हो जाएगा, तेरे को बहुत पैसे दे दूँगी मैं, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। इस तरह की मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसने अशोक को फंसा लिया। तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग 26 अप्रैल 2003 यानी कि लाश मिलने से 3 दिन पहले जो निधि थी, सुबह सुबह के टाइम पे उसने जो जूस पिलाया जाता है नाश्ते में, उसमें कुछ सेडेटिव टैबलेट्स चूर करके मिला दी और भवानी को पिला दी। अब जैसे उसने जूस पिया तो उसको सुस्ती होने लगी और थोड़ी देर में वो हो गया बेहोश। और फिर जब भवानी बेहोश हो गया तो उसकी पत्नी ने ड्राइवर को बुलाया। उन्होंने किसी लोहे वाली हैवी चीज़ से, शायद पाना हो सकता है गाड़ी का या क्रोबार टाइप की कोई चीज़ थी, उससे पहले भवानी के सर पे तेज़ तेज़ चोट मारी। और पहली बारी में नहीं मरा, बार बार होश में आ रहा था, तो उन्हें रिपीटेडली उसके सर पे उस लोहे की डंडी से, लोहे के ऑब्जेक्ट से बार बार मारा, लेकिन वो हल्का हल्का होश में था। अब ये देख करके निधि को बहुत गुस्सा आया और वो किचन की ओर दौड़ी, बड़ा चाकू उठाया और वापस आई और उसने भवानी शंकर का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जैसे खून बहने लगा तो उन्होंने क्या किया, सर को एक बड़े पॉलीथीन बैग के अंदर भर दिया और एक बोरा लिया जिसको बॉडी के चारों ओर कस के बांध लिया उस बोरे को। और वो लोग ऊपर फ्लोर पे रहते थे। उसके बाद मर्डर करने के बाद ऊपर से लेके नीचे तक घसीट के लेके आए पॉलीथीन बैग्स के अंदर भर के। और इन लोगों का पहले उसने और निधि ने ये बताया कि पहले उनका प्लान था कि उसको जलाना, फिर अलग अलग टुकड़ों में बांट करके इधर उधर फेंक देना, ताकि लोगों को या पुलिस वालों को या किसी को भी कोई भी डेड बॉडी के पीसेस मिले ही नहीं। अब रात के 2 बजे इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो इन्होंने सोचा कि पहले हम लोग एक काम करते हैं, कहीं जंगल में छोड़ देते हैं टुकड़े टुकड़े करके, क्या पता चलेगा किसी को। उन्होंने क्या किया कि उस लाश को वो लोग कहीं और जगह, सुनसान जगह पर लेके जाने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही डिक्की से निकाला और घसीट के थोड़ा आगे लेके गए थे, तो पुलिस वालों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, जो बजता है ना सायरन, उसकी आवाज़ सुनाई दी। तो जैसे सुना घबरा गए, उन्होंने डेड बॉडी उधर ही छोड़ी, थैला जो था वो नदी की तरफ फेंक दिया और वहाँ फटाफट गाड़ी में बैठे और घर की तरफ भाग गए। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अलग से एक पॉलीथीन के अंदर हत्या में जो औजार यूज़ किए गए थे, कपड़े यूज़ किए गए थे, उन सारी चीज़ों को एक जगह ज़मीन में गड्ढा खोद करके दफना दिया। अब जब निधि ने ये सब कबूला तो पुलिस वालों ने बिना कोई देरी करते हुए जो ड्राइवर अशोक था उसको भी झप लिया। इसके बाद पुलिस वालों ने भवानी शंकर के जो घर था उसकी तलाशी ली। अब इसी चेकिंग के दौरान उन्हें बहुत सारे सबूत मिले जो कि भवानी की हत्या की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्मिक जो चीज़ थी या सबसे बोल सकते हैं अहम गवाह बनी, वो थी भवानी की एक छोटी सी आदत, यानी कि डायरी लिखने की आदत। जी हाँ, भवानी की लिखी हुई डायरी पुलिस वालों के हाथ पड़ गई। इस डायरी में 15 मई 2002 की एक बात लिखी थी जो कि भवानी की बड़ी दिल की बात थी। उसने लिखा था कि मेरी पत्नी निधि ने मुझे तलाक की धमकी दी है, और उसने साफ साफ लिखा था कि कैसे निधि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करती है। कई बार ऐसा हुआ कि निधि ने मर्जी के खिलाफ उसकी घर छोड़ के भी गई हुई है। भवानी ने यह भी लिखा था कि वो अंदर से बुरी तरह से टूट चुका है, बहुत बेबस महसूस करता है, बहुत दुखी महसूस करता है। और कुछ पन्नों के पलटने के बाद उसने एक जगह ये भी लिखा था कि जो पानी है वो सर के ऊपर जा चुका है, अब मैं बेबस हूँ और मुझे लगता है कि अब मुझे तलाक ले लेना चाहिए। और कई जगह उसने ये शक भी जताया था अपनी डायरी में कि उसकी जो पत्नी है, हो सकता है वो उसके खाने में कुछ जहरीली चीज़ या कोई नशीली चीज़ मिला दे जिससे उसे रास्ते से हटाया जा सके। मतलब उसने लिटरली कहा था कि मेरी बीवी पे शक है मुझे कि वो मेरी हत्या भी करवा सकती है या कर सकती है। और कुछ पन्नों पे आंसुओं के निशान भी बने थे जो उस भवानी प्रसाद की मनोस्थिति बताता था कि वो अंदर से कितना दुखी है। साफ साफ पता चला था कि वो सब इसलिए लिख रहा था ना यार कि वो उसके पास कोई था नहीं बताने के लिए, बोलने के लिए, अपनी दर्द को बयां करने के लिए। वो था और उसकी डायरी थी, तो वो ना अपनी जितना दुख था उस डायरी में लिख दिया करता था। उसने डायरी में ये भी लिखा था कि काश कि मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं उसे छोड़ देता। वो बस बच्चों के कारण चुप था, छोड़ नहीं पा रहा था। अब जब सुनवाई हुई उस दौरान निधि शर्मा और ड्राइवर जो अशोक था उसके खिलाफ सारे के सारे जो सबूत थे
जो भी चीज़ें थी सब सिद्ध हो गई। दोनों को 21 साल की सज़ा हुई, 21 ईयर्स, लेकिन 2024 में उन दोनों को रिहाई मिल चुकी है। और सज़ा के बाद जो दो बच्चे थे उनकी कस्टडी उनके माँ बाप को मिली है और भवानी प्रसाद की जो सारी संपत्ति थी उसके माँ बाप को सौंप दी गई है। और कोर्ट ने कहा कि जब कल के दिन बच्चे बड़े होंगे तो सब अपने आप बिजनेस संभालेंगे। लेकिन इस सब में एक बात रही कि भाई निधि ने अपने पति को क्यों मारा, इतना क्या चिढ़ गई थी कि मार ही दिया। तो बाद में ये पता चलता है कि जब जांच शुरू हुई अच्छे से, तफ्तीश और गहराई में डिटेल जब पता की, तो ये पॉइंट था मेन कि जो अशोक जो ड्राइवर था और जो निधि थी, इन दोनों के बीच में असंवैधानिक संबंध थे। इन दोनों के बीच में भवानी तलाक देने को तैयार नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो। अब यहाँ पर पूछताछ के दौरान ना निधि ने ये आरोप लगाया था भवानी पे कि वो मुंबई और दिल्ली के रेड लाइट एरियाज़ में जाता था, बहुत सारे औरतों से भवानी प्रसाद के संबंध थे। और उसने ये भी कन्फेस किया कि वो भवानी की पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस पे कब्जा चाहती थी। वो चाहती थी कि ये सारा बिजनेस मेरा हो जाए। इस बात की इजाज़त कभी भी भवानी प्रसाद ने अपनी पत्नी को नहीं दी थी। पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी वो माँ बाप के नाम पे थी। तो यहाँ पर इसीलिए इस बात से चिढ़ करके, गुस्से में आकर के निधि ने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और फाइनली कबूल किया था कि उसी ने उसकी हत्या की थी। अब 21 साल के बाद 2024 में जब निधि बाहर आई जेल से, तो उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। जो उसके बच्चे थे अब वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो भी अपनी माँ से मिलने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बाप की हत्यारिन जो है वो उनकी माँ है। फिर भी इस नीच की औरत की, नहीं बोलना चाहिए पर पता नहीं क्यों मन कर रहा है, इस नीच औरत की फिर भी जो भूख थी, वो लालच था, वो नहीं रुका। उसकी प्यार पाने की भूख नहीं थी, उसको प्रॉपर्टी पाने की भूख थी। क्योंकि मौत के बाद भवानी की जो सारी संपत्ति थी वो उसके बेटों के नाम हो चुकी थी। लेकिन ये जो निधि थी 2024 में जेल से बाहर निकलने के बाद भी सुधरी नहीं, वो सब उसे पाना चाहती थी। और उसने कोर्ट में ये दावा किया कि जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे नहीं संभाल सकते क्योंकि वो नाबालिग हैं और प्रॉपर्टी उसे दी जाए। और कोर्ट ने उसकी अर्जी ऑब्वियसली खारिज कर दी। लेकिन भाई बेशर्मी की हद ये है कि इसने फिर भी हार नहीं मानी, केस करती रही उस दौलत को पाने के लिए जिसे पाने की लालसा में इसने अपने पति तक की हत्या कर दी थी। दो अपने बच्चों को उसके पिता के साए से दूर कर दिया था। ये फिर भी नहीं रुकी और अभी भी उसका केस चालू है और वो कोशिश कर रही है। लेकिन आई प्रे कि वो अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब ना हो। और सज़ा तो उसे मिल चुकी है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं लगता कि सफिशिएंट थी, बिकॉज उसने हंसता खेलता परिवार ख़त्म कर दिया, जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल बहुत गलत बात है। और गलत चीज़ हुई है भवानी जी के साथ, उनके माँ बाप के साथ, इतना दुख उन्होंने झेला। तो फिलहाल आज की कहानी यही ख़त्म होती है। इससे ये सीखने को मिला हमें कि भाई जो अपने हाथ में होता है ना, हमें उससे खुश रहना चाहिए। अगर एक अच्छा इंसान मिला है तो इतने में खुश रहो, इतने की तलाश में आप इतना भी खो दोगे। यही चीज़ निधि के साथ हुई। इन सर्च ऑफ गोल्ड यू विल लूज अ डायमंड, इट्स अ सेइंग इन इंग्लिश। कहते हैं ना, आपने सोने की तलाश में हीरा खो दिया। तो बस मेरा मानना तो यह है कि संतुष्टि इंसान को होनी चाहिए। और कोई भी क्राइम अगर करने की सोच रहा है उसको सीधे दिमाग में रखना चाहिए कि भैया पुलिस वाले और जो हमारी फॉरेंसिक हैं वो बहुत एडवांस हैं। आप कोई भी क्राइम करके आप कहीं नहीं बच सकते। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे आप पकड़े जाएंगे। सो आप कभी भी क्राइम ना करें। अगर आपको किसी के साथ पसंद नहीं है तो आप लीगली और अच्छी तरह से विथ रिस्पेक्ट उनसे अलग हो जाएं। लेकिन इस तरह के गलत रास्ते इख्तियार करने का कोई मतलब नहीं बनता। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। आपका विचार क्या है इस कहानी को लेकर के, इस पॉइंट को लेकर के कमेंट कीजिए। तो फिलहाल मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये कहानी आपके दोस्तों तक, फैमिली मेम्बर्स तक पहुंच सके। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर।